वीडियो में, इस क्लास में आज करने हैं हम लोगों को, और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनको करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस यानी कि पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और उसका क्षेत्र, स्कोप। सबसे पहले इससे परिचय। पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क मैं सिफारिश की, यहाँ पे मैं नहीं होगा, मैं सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें बिंदुएं जो हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले 2 वर्ष में कक्षा 1-2 यानी कि कक्षा 1 से 2 पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से होंगे ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986 और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एनसीएफ 2000 में सिफारिश की थी। एनसीएफ वो सिफारिश करता है कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 3 से 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाए जाएं। वर्तमान एनसीएफ 2005, वर्तमान नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसको हम लोग कहते हैं एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपके सभी सिलेबस में कॉमन है लगभग। एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता यानी कि सतत आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया गया है। पर्यावरण का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करनी है आगे हम लोगों को। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 के अनुसार कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। देखिए संकल्पना या अवधारणा दोनों सेम होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना यानी कंसेप्ट, अवधारणा। तो बहुत से कंसेप्ट हैं। पहला बिंदु है बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच का पता लगाने, माने के बीच के संबंधों का पता लगाने। देखिए बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच
के संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना, अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उन विद्यार्थियों में भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। तीसरा बिंदु है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। इसमें जो है नेक्स्ट बिंदु है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। देखिए, पर्यावरण के विभिन्न मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। फिर बुनियादी संख्यात्मक और मनो प्रेरणा कौशल यानी कि साइकोमोटर स्किल्स प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि के द्वारा। नेक्स्ट बिंदु है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो सके। नेक्स्ट बिंदु है उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके, ऐसा बनाना है बच्चों को, विद्यार्थियों को। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रदूषण क्या है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005 के अनुसार कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी में जो है विभिन्न बिंदुओं को किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक और है बिंदु, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो निम्नलिखित है, इस प्रकार है। एक नंबर फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। दूसरा है भोजन यानी फूड। तीसरा है शेल्टर्स, आश्रय। 4 नंबर पानी। 5 यात्रा। और 6 है चीज़ें जो हम बनाते हैं और तैयार करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, इस पे हम लोग विचार कर लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है।
NCF 2005 जो है स्कूल के जीवन जो है, स्कूली जीवन, उसको बाहर के वातावरण से जोड़ने का समर्थन करती है। सेकेंड बिंदु है पर्यावरण अध्ययन के विषय में, तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। और आपका नेक्स्ट बिंदु है पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यह उन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। तो इसका स्कोप है ये सारी चीज़ें। अब एक और स्कोप में बिंदु है आपका लास्ट, पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इविरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा परिवेश। इन्विरोनर जो है इसका अर्थ क्या है? पूरा परिवेश। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र अब इसमें देखिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी के कारण एवं परिणामों को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय करते हैं। इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या शामिल है, इसको यहाँ पे हम लोग 2 बिंदु हो गए। तीसरा है प्राकृतिक संपदा एवं उसकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा। इसमें जल, मिट्टी, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी वरन अंतरिक्ष भी सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, अंतरिक्ष भी सम्मिलित है। 5 नंबर है मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। मौसम संबंधी अनेक कारण जैसे तापमान, पवन दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण के जैविक घटकों को। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो रही है, जिन्हें समझने तथा उनके निवारण करने हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में ही पढ़ते हैं। 7 नंबर पर्यावरण का क्षेत्र काफ़ी व्यापक ब्रॉड होता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। तो 3 जो हैं व्यापक नियम वो आपके सामने हैं। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। देखिए ये जो आपके 3 व्यापक नियम पर्यावरण अध्ययन को संचालित करते हैं वे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण के बारे में सीखना और किसके लिए सीखना, तो पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। के बारे में, के लिए, के माध्यम से पर्यावरण। 7 नंबर 8
पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी विषय वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती है। यानी पर्यावरण अध्ययन का विस्तार जो है पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय की वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से प्रारंभ होकर बाहरी अपरिचित दुनिया के तरफ चलती है, यानी कि बढ़ती है। 9 नंबर है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना नहीं, बल्कि पहला बिंदु सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक के महत्व को समझने का विकास भी करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना, संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाना। अब हम लोग टॉपिक 2 पे पहुंचते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और इंटीग्रेटेड ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि तैयार की जाती है। प्रत्येक विषय के लिए शिक्षण का अपना उद्देश्य होता है, अपना महत्व होता है एवं इससे विषय के सीखने की प्रक्रिया जुड़ी होती है। पर्यावरण अध्ययन का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मार कर पढ़ने से नहीं है, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। दूसरा है पर्यावरण बिंदुओं में से एक है, पर्यावरण अध्ययन के बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं उनसे परिचित कराया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियाँ तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रति देश की छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। तीन नंबर है हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है।
पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समझ का विकास करने में, यहाँ पे समझ होगा, सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं, यानी कि सीखने के लिए हम लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव पर्यावरण के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित भी होते हैं। 6 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य यह है कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें। 7 नंबर है, यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन जो है करके सीखने पर बल देता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जो कुछ भी बच्चे या हम करके सीखते हैं वो अस्थायी होता है और आजीवन याद रहता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को, यानी कि शिल्प कला जो भी है, कौशल जो भी है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना, पाठ्यक्रम के बोझ को घटाने का भी काम करता है। इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि जो भी अनुभव करते हैं उन अनुभवों का विश्लेषण भी करते हैं। 12 नंबर है, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS 12। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करता है। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने, कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, जैसे कि दल के साथ काम करना, यानी कि समूह के साथ काम करना, उनकी बात सुनना तथा उनसे बात करना सीखना आदि, यानी कि उनमें समाजीकरण भी हो रहा है। देखिए, इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है। विचारों, अनुभवों, लोगों, भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सीख जाते हैं बच्चे। 14 नंबर है, अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता प्रदान। प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ अधिगम, इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के द्वारा संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद काम करना, प्रश्न करना, सुनना तथा सहक्रिया करना मुख्य क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायता करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके सामने है पे एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इंटीग्रेटेड EVS।
एकीकृत पर्यावरण अध्ययन इंटीग्रेटेड EVS। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 और 2005 इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात कही गई है, अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर NCERT द्वारा विकसित सभी, यहाँ पे सब्जी हो गया है जो मिस टाइपिंग है, विकसित सभी पाठ्यचर्या में इस पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया है। 1975 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 1975 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की थी। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को शामिल यानी कि सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए एवं कक्षा 3 व 4 तक इसमें 2 विषय के रूप में अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन 1 यानी कि प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन 2 सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 NCF 1988 में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को ही मंजूर किया गया था। बोझ रहित अधिगम शिक्षा राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993। बोझ रहित अधिगम ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, NCERT कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन कम होने के बजाय समस्या और अधिक तीव्र हो गई और इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की। 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना होती है, भारत सरकार 1993। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रों पर भार को कम करने के लिए तरीके और साधन सुझाना। इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में, बोझ रहित शिक्षण। रिपोर्ट का नाम है बोझ रहित शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण पाठ्यक्रम पर निर्णय को काफ़ी हद तक इसके द्वारा निर्देशित किया गया था। NCF 2000 जो है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। NCF 2000 ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों के विचारों और अवधारणाओं को एकीकृत किया जाए, जैसे भारत की संस्कृति, विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानूनी साक्षरता, मानव अधिकार शिक्षा, वैज्ञानिक सोच को पोषण इत्यादि, यानी कि इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना है। NCF 2005 में कहा गया, NCF 2000। NCF 2005 जो है बहुत कॉमन है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसका नाम आ जाता है बार बार। तो ये है NCF 2000 में क्या कहा गया, एक बार और ध्यान दे दिया जाए। भारत की संस्कृति, विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानूनी साक्षरता,
मानव अधिकार शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में जो है अलग कर एकीकृत रूप में पढ़ने की सिफारिश की गई। इसके अनुसार कक्षा 1 व 2 में इसे यानी कि कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं रखकर इसे भाषा और गणित विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए यानी इंटीग्रेट करके पढ़ाना है कहा गया। गणित की सामग्री बच्चे के नज़दीक पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी है। कक्षा 3 व 4 में बच्चों को पर्यावरण एवं उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त न करके यानी कि विभक्त न करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया। अब हम लोग आएंगे एनसीएफ 2005 पे। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक रूप में ही सशक्त रूप से पढ़ने पर बल दिया गया। कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण संबंधी कौशल एवं सरोकारों को भाषा एवं गणित के माध्यम से संबोधित करने की संस्तुति दी गई। कक्षा 3 व 4 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति दी गई। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता यानी इंटीग्रेट करने की आवश्यकता। तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़े टुकड़े में खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बच्चा जो होता है ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वे टुकड़े टुकड़े में खंडित ज्ञान को समझने सीखने से अच्छा संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता सीखता है। जैसे कि बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है, वह पेड़ को घर का पेड़ या बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है, वह मूर्त बातों को ही देखता है। ऐसे में हम यदि उसे अमूर्त और अनुभव से परे किसी बात को बताने लगे तो वह उन्हें अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाएगा और सूचनाओं को रटने लगेगा, जो कि गलत है। अपनी पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें बहु विषयकता को एकीकृत किया गया। इन्हें थीम अर्थात प्रकरण कहा गया। तो थीम अर्थात प्रकरण जो है, प्रकरण टॉपिक, पहला थीम है परिवार एवं मित्र संबंध, परिवार एवं मित्र संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और 6 नंबर चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। पहला परिवार एवं मित्र प्रकरण की भाग के रूप में जो थीम बनाया गया उसका पहला भाग है ये परिवार एवं मित्र। पौधे एवं जानवर, पौधे एवं जानवर परिवार एवं मित्र प्रकरण में सोच समझ शामिल किए गए हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं,
यानी कि इनके बीच गहन संबंध है, तथा हमें उनके बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नज़रिए से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर आता है रिश्ता और संबंध। इस उपप्रकरण में वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं और जो कहीं और चले गए हैं, जिससे उनके रिश्ते और घरों में क्या बदलाव आए हैं, उनका ज्ञान मिलता है। वह सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों में कौन कौन प्रशंसा के पात्र हैं एवं किन किन गुणों या कौशलों के कारण संबंध तथा परिवारों से बच्चों में अपनेपन तथा प्रेम की भावना विकास, यानी कि प्रेम की भावना का विकास होता है। और नेक्स्ट जो है थीम, काम तथा खेल। इस उप प्रकरण से उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेद जो दो पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप से समझने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि सहायता प्राप्त होती है। वे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। किस प्रकार पारंपरिक खेल तथा खिलौने से वह अलग हैं, यह समझ उनमें विकसित होती है। अब हम लोग टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडी। कंसेप्ट में जितने थे, अवधारणा, परिप्रेक्ष्य सब कंप्लीट हुए। अब हम लोग यहाँ से पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 30 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंटल स्टडी EVS। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतर क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन को डिफाइन किया गया पे, पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक, परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतर क्रियाओं, यानी अंतः क्रिया कह सकते हैं, यहाँ पे अंतर है, अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही पर्यावरण है। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और बौद्धिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। सामाजिक घटक, इसमें भाषा, मूल्य, संस्कृति, यानी नैतिकता, नैतिक मूल्य, ये सब होता है ना। तो भाषा, मूल्य, संस्कृति, ये है सामाजिक घटक। भौतिक घटक, वनस्पति, पशु पक्षी, हवा पानी। पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना है। यानी पर्यावरण शिक्षा में लोगों को क्या बताया जाता है? पर्यावरण शिक्षा में लोगों को यह बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीकों के बारे में, और प्राकृतिक पर्यावरण को जो है हम लोग प्रदूषण मुक्त पर्यावरण कैसे बना सकते हैं, इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। अर्थात पर्यावरण के
विविध पक्षों, इसके घटकों एवं मानव के साथ अंतः संबंध है। पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों एवं मानव के साथ अंतः संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव आदि समुचित जानकारी देना, ये पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन का कार्य है। उद्देश्य क्या है इसके पर्यावरण शिक्षण के? तो उद्देश्य देखिए पे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान कराने के साथ साथ जागरूकता जो होती है उसको पैदा कराना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल को प्रदान करना। यानी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है ज्ञान प्रदान कराने के साथ साथ जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के आवश्यक कौशलों को प्रदान करना। आज के बच्चे आंतरिक खेलों और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से खेलने में व्यस्त रहते हैं, जैसे मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम और भी बहुत सारे। यानी कि आंतरिक खेल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के बारे में जानने के अवसर नहीं मिलते। छात्रों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसलिए पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। यह है उद्देश्य। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पर्यावरण अध्ययन को लेकर क्या उद्देश्य निर्धारित करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, एनसीएफ 2005 के अनुसार याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है बच्चों का उनके वास्तविक संसार यानी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से परिचित करवाना, पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करना। दूसरा है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास कराना। 3 नंबर है पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, पर्यावरण के अनुकूल मनोवृत्तियों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना, अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। साथ ही पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सकें कि अतीत से अब तक पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आया है। और नेक्स्ट उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का पर्यावरण शिक्षा को लेकर पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक होना, यानी कि जागरूक कब होंगे, जब उनको जागरूक किया जाएगा, वैसे पर्यावरण शिक्षा दिया जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना, पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना हो गया। अब नेक्स्ट है प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उसका स्तर देने के लिए परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाने की क्षमता का विकास कराना बच्चों में। परिकल्पनाओं की जांच के तरीकों, यानी कि परिकल्पनाओं के जांच के तरीके, सोच, पानी एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना। यहाँ पे पानी जो हुआ है ना, ये गलत है, मिस टाइप है। देखिए, परिकल्पनाओं की जांच के तरीके, सोच पाने एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास कराना। नेक्स्ट है निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना बच्चों में। किसी भी चीज़ पे
किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे निष्कर्ष निकाल सके, चिंतन कर सके, इसका विकास कराना। और नेक्स्ट उद्देश्य है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, यानी कि ऐसे अवसर प्रदान कराएं जिसमें बच्चे करके सीखें, खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले उनको। साथ ही नेक्स्ट उद्देश्य भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। अब आता है आपका टॉपिक लर्निंग प्रिंसिपल्स। अधिगम यानी सीखना। अधिगम यानी सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसे ही अधिगम कहते हैं, याद रखिएगा। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसे ही अधिगम कहते हैं, यानी सीखना कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स, महत्वपूर्ण है। अधिगम के भी कुछ नियम हैं। अधिगम की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। कुछ लेखकों ने इन नियमों को सिद्धांतों की संज्ञा दी है, यानी लेखक कह दिया है मनोवैज्ञानिकों ने। अधिगम क्रिया को बालक अभ्यास या अनुभूति, यहाँ पे होगा अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप संपन्न कर पाता है। अधिगम क्रिया को बालक कैसे संपन्न करता है? अभ्यास और अनुभूति के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में ही कॉमन नहीं है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपके और भी विभिन्न विषयों में, पेपर कोडों में सम्मिलित है। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरी। फिर दूसरा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्टिमुलस रिएक्शन यानी RS थ्योरी। तीसरा सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। चौथा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, कोई भी कौशल सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसको, उद्दीपक जो होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का परीक्षण बिल्ली पर किया। देखिए थॉर्नडाइक जो हैं अपने सीखने के सिद्धांत का परीक्षण किस पे किए? तो बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हम किसी काम को करने में तृतीय भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है,
यानी कि जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो उसमें त्रुटि होती है, फिर पुनः करते हैं, फिर जो है धीरे धीरे बार बार करके उन त्रुटि को हम लोग समाप्त कर देते हैं, वो जो है त्रुटि निहित हो जाता है। तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इस सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो है इसका शैक्षणिक महत्व, पहला बिंदु है, शिक्षक इस सिद्धांत से समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकते हैं, यानी कि बिना गलती का तो कोई कुछ सीख ही नहीं सकता है। इसके आधार पर बार बार के अभ्यास से बालक की गलतियों को कम किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम, इन नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी किया जा सकता है। एक मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज जो है इसमें अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और द्वितीय नियम यानी सेकेंडरी लॉज यानी कि गौण नियम। तो गौण में हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर मानसिक स्थिति का नियम, लॉज ऑफ मेंटल सेट, फिर आंशिक क्रिया का नियम, लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, फिर सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी जो होता है, सिमिलरिटी ऑफ एनालॉजी। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक माना, क्योंकि सीखी गई अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रुचि शरीर शास्त्री I.P. पावलोव थे। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत एवं इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखना यानी कि अधिगम एक अनुकूलित अनुक्रिया है। यह माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये सार मानव की प्रवृत्ति है। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है, तब नवीन उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, बालक यहाँ पे जो है ना बालकों के समक्ष उचित एवं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उचित अभिवृत्ति का विकास उनमें किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर उचित स्वभाव व आदत को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अनुकूलन तथा अभ्यास द्वारा बालकों के मन में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत द्वारा
बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया तथा अनुकूलन कराकर बालकों का समाजीकरण किया जा सकता है। अब हम लोग स्किनर के सिद्धांत को जानेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। स्किनर के सिद्धांत को जानते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। स्किनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। स्किनर के सिद्धांत को देखिए कितने नाम से जानते हैं। कार्यात्मक और प्रतिबद्धता का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। तो 3 अन्य नामों से स्किनर के सिद्धांत को जाना जाता है। स्किनर ने अपने प्रयोग जो हैं चूहे और कबूतर की क्रियाओं पर किए हैं। स्किनर जो है अपना प्रयोग चूहा और कबूतर की क्रिया पर किए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम वह व्यवहार करना सीख जाते हैं जिसमें परिणाम सकारात्मक होते हैं और हम व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि। इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटने पर बल दिया जाता है, जैसे अधिगम शीघ्र तथा प्रभावी कराई जा सके। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि अपने छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं, यानी कि फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि। तो ये जो था स्किनर का सिद्धांत। अब इसी में जो है आगे बढ़ते हैं प्रबलन के सिद्धांत, यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी पे। महत्वपूर्ण है प्रबलन का सिद्धांत।
प्रतिपादक C.L. हल अमेरिका के हैं। ये प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुक जो है इनकी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। यह सिद्धांत थर्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न करता है। सीखने का आधार की आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मनुष्य या पशु उसी कार्य को सीखता है जिस कार्य से उसकी इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी कि जो आवश्यकता है जिस कार्य करने से उसी कार्य करता है जिससे उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। हल का कथन है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी तो उस चीज़ को हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है भाषा में, तो अंग्रेजी सीखते हैं आवश्यकता के अनुसार जितनी की आवश्यकता हो। और जो भी आवश्यकताएं होती है उसको सीखते हैं कौशल आवश्यकता की पूर्ति के लिए। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है। बालकों को प्रेरित करके ही पढ़ाया जा सकता है। बालकों को हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? प्रेरित करके। स्किनर इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। वास्तव में सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत यानी कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। हल्क के अनुसार जब किसी जीवधारी की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल 1, बिल्ली क्रियाशील भोजन प्राप्त। बिल्ली क्रियाशील है किसके लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भूखी है और भूख जो है चालक है। दूसरा, बिल्ली की भूख की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूख से चालक शक्ति बंद हो जाती है। यानी कि एक्टिव कब रहती है? जब भूख लगा हो। तो भोजन जब प्राप्त हो जाता है तो चालक शक्ति बंद हो जाती है। और इसके शैक्षिक महत्व क्या है तो ध्यान दीजिएगा। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यालय की विभिन्न प्रक्रियाओं में बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। यह सिद्धांत शिक्षा में प्रेरणा को महत्व देता है। तीसरा, यह सिद्धांत कहता है कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाले तथ्यों के उद्देश्यों को स्पष्ट करना परम आवश्यक है। 4 नंबर, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं से संबंधित स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। 5 नंबर, यह सिद्धांत बताता है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो ये था शैक्षिक महत्व। अब सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। यानी कि सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोहलर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कोहलर का सिद्धांत जो है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी, उनके मत के अनुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध, प्रक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से ना सीखकर सूझ द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति के विभिन्न अंग में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है।
तत्पश्चात उसके अनुसार अपनी प्रक्रिया करता है। अन्य शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थिति को पूर्णतया समझकर सीखना है। कोहलर के प्रयोग जो हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। कोहलर का प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोहलर ने 6 वनमानुष की एक कमरे में, यानी कि 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद करके छत पर खेल का एक गुच्छा लटका दिया। 6 वनमानुष को कमरे में बंद किया, छत से एक केलों का, यहाँ पे होगा, केलों का गुच्छा लटका दिया और कमरे के कोने में एक बॉक्स रख दिया। वनमानुष के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया के सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है, सूझबूझ जिसको हम लोग कहते हैं। विभिन्न समस्याओं का हल भी सूझ के माध्यम से होता है। सूझ प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि, समस्या की रचना, अनुभव। सूझ को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? बुद्धि, समस्या रचना और अनुभव। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों की समक्ष समग्र रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप में छात्र के समक्ष प्रस्तुत न हो जाए। आधा अधूरा समस्या नहीं होनी चाहिए, समग्र रूप में होनी चाहिए। बालकों का ध्यान समस्या में केंद्रित करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा सीखने में बालकों की जिज्ञासा, यानी कि रुचि को बनाए रखा जाए, यानी कि रुचि को जागृत करें और जिज्ञासा को बनाए रखें। बिना जिज्ञासा के सूझ का विकास संभव नहीं है। सूझ द्वारा सीखने में अनुभव का अधिक योगदान रहता है। अध्यापक और छात्र के पूर्व अनुभव के संगठन द्वारा ध्यान देना चाहिए। सूझ के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का कार्य छात्रों को सूझ के अनुकूल होना चाहिए। अंतर्दृष्टि का विकास तभी संभव है जबकि उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट होंगे तथा छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। उद्देश्यों का दृष्टिकोण करके अध्यापक बालकों को प्रेरित कर सकता है। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी परीक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास जो है निम्न अवस्थाओं प्रक्रियाओं से गुजरती है: संगठन, अनुकूलन और आत्मसात, और चौथा है समंजन। अधिगम अनुभव, दूसरा प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किनका है? तो गेट्स व अन्य का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यूंग ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का
प्रमुख नियम है, तो वो है अनियमित विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? हर्लक का। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो डम्बिल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। थर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम: बहु अनुक्रिया का नियम, समानता, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। यहाँ पे 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना? हाँ, प्रश्न संख्या 12। 2 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन 1904 में किए थे। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है: सामान्य योग्यता का कारक जी फैक्टर तथा विशिष्ट योग्यता एस फैक्टर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का समय सिद्धांत हल। इनमें से किसको नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय में, जंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में, और त्रिचूर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का 6 भागों का सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है किसका है? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र: मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। स्टर्न का तथा कोहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। सीखने में प्रयास तथा भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो थर्नडाइक। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और 22 नंबर का जो है उत्तर आपको खुद देना है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं।
कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। 23 सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अगर रहे तो अधिगम के सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर ने। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। ये भी प्रश्न आता है कि स्किनर का महत्वपूर्ण प्रयोग किस पर था? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटेल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RB कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रैश तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा प्रशिक्षण योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया अनुभव पर आधारित है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये है सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी ध्यान को आकर्षित किया। निम्न में से कौन से शेष भिन्न है? शेष से भिन्न है ड्राइवर रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जब ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। और भिन्न को ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जिसका प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर संज्ञानात्मक ज्ञान होता है। बौद्धिक कौशलों को शामिल करता प्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और लास्ट प्रश्न है आज के इस क्लास का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है। तो इसे सीखने का ऊर्ध्व जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और 30 प्रश्नों को किया। मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ उठा सके, वो भी लाभान्वित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।